इमेजिन करो कि एक गरीब लड़का जो हर दिन एक छोटे से गांव के खेत में 17 घंटे काम करता था सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए, आगे चलकर वही लड़के ने 1.5 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। ये स्टोरी है Hyundai के फाउंडर चंग जू यंग की। 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में चंग जू यंग का जन्म हुआ था। चंग अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और गरीबी की वजह से चंग की पूरी फैमिली को खेतों में काम करना पड़ता था। इसी गरीबी के चलते सिर्फ 14 साल की उम्र में ही चंग को स्कूल छोड़ना पड़ा और दिन भर खेतों में काम करना पड़ा, लेकिन उससे पैसे इतने ही मिलते थे कि बस वो उससे एक वक्त का खाना अफोर्ड कर सकता था। इसी सिचुएशन ने चंग को परेशान कर रखा था और अल्टीमेटली एक दिन वो अपने घर से भागकर 100 किलोमीटर दूर कुवॉन शहर पहुंच जाता है। कुवॉन शहर में उसने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन यहाँ भी उसे कम वेजेस मिल रहे थे। फिर भी वो यहाँ खुश था क्योंकि एक तो वो पूरे पैसे खुद पर लगा रहा था और दूसरा कि अब वो आज़ाद हो चुका था। बट अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ लेते और वापस घर ले आते हैं। लेकिन अब उसने शहर का मजा चख लिया था और अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे वापस शहर ही जाना था। उसके बाद उसने 2 बार और भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ा गया। फिर उसके बाद वो एक लास्ट बार भागने का ट्राई करता है और कामयाब हो जाता है। इस बार वो कुवॉन नहीं सोल शहर पहुंच गया। यहाँ पर उसे जो मिले वो काम करता, कभी कंस्ट्रक्शन तो कभी क्लीनर तो कभी फैक्ट्री वर्कर भी बना। कुछ समय बाद उसे एक चावल के शॉप में एज ए डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। उसने अपने दिलो जान से काम किया और उसकी वजह से दुकान की सेल्स बढ़ने लगी और देखते ही देखते शॉप ओनर ने उसे मैनेजर बना दिया। ये उसकी पहली जॉब थी जहाँ उसे कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ी। एक दिन शॉप ओनर बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है और उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो शॉप को चला सके। इसी वजह से ओनर ने एक बहुत एस्टोनिशिंग डिसीजन ले लिया। चंग की मेहनत को देखते हुए उसने चंग को ही बहुत कम रेट में अपनी शॉप बेच दी। नाउ एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, पर तब भी एक ट्रेजेडी होती है। जापान और चाइना में जंग शुरू हो गई, जिसको सेकेंड साइनो जापानीज वॉर भी कहा जाता है। अब क्योंकि कोरिया में जापानीज इंपीरियल आर्मी का ही कब्जा था, इसी वजह से कोरिया और जापान दोनों जगह में चावल की कमी होने लगी। और इससे भी बुरा तब हुआ जब जापानीज आर्मी ने जापान और कोरिया में जितने भी राइस शॉप्स थे उनको अपने कब्जे में ले लिया ताकि शॉर्टेजेस को पूरा किया जा सके। इसमें चंग की शॉप भी चली गई, उसकी सालों की मेहनत सेविंग सब डूब गई और अब वो फिर से बेरोजगार हो गया। अब उसने कोई ऐसा काम शुरू करने का सोचा जिससे आर्मी कब्जा न कर सके और फाइनली कार रिपेयरिंग शॉप खोलने का फैसला लिया। 3000 वॉन लेकर बिजनेस शुरू तो किया था, लेकिन एक दिन सडनली उसकी शॉप पर आग लग जाती है। शॉप के साथ साथ जितनी भी गाड़ी बनने आई थी उनमें भी आग लग गई। अगर यहाँ कोई दूसरा इंसान होता तो कब का हार मान लिया होता था, लेकिन चंग को तो अपना लोन चुकाना था और कस्टमर्स को आग से होने वाले लॉस के लिए कंपेंसेट भी करना था। अब उसे फिर से जीरो से शुरू करना पड़ा। चंग ने 3500 वॉन उधार लेकर वही रिपेयरिंग शॉप शुरू कर दी। अब बिजनेस का नाम उसने Hyundai ऑटो सर्विस रखा। उसका मेन फोकस अब बिजनेस ग्रो करना था। उसने लोगों को नौकरी देना शुरू कर दी। धीरे धीरे वर्कर्स बढ़ने लगे और बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसने अपनी फैमिली को गांव से शहर में बुला लिया। चंग ने खून पसीना एक करके बिजनेस को इतना ज्यादा ग्रो किया ही था कि उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और अब जापानीज आर्मी को वर्कशॉप्स की जरूरत थी और अनफॉर्चुनेटली जो खून पसीना चंग ने लगाया था सब बर्बाद हो जाता है। आर्मी सारे वर्कशॉप्स को अपने कब्जे में ले लेती है, बट इस टाइम चंग पूरी तैयारी में था। उसने 50,000 वॉन सेव कर रखे थे। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जापानीज आर्मी की हुकूमत कोरिया पर से खत्म हो गई, लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों अलग हो चुके थे। उस टाइम पर सोल पर अमेरिका का कब्जा था और अमेरिकन फोर्सेस अक्सर साउथ कोरिया में मौजूद रहती थी, जिसका मतलब ये था कि उन्हें घर की भी जरूरत पड़ने वाली है। और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते ही चंग ने Hyundai सिविल वर्क्स के नाम से कंपनी शुरू की। न्यू बिजनेस होने के बावजूद चंग अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था और इस टाइम नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। चंग समझ चुका था कि उसका बिजनेस खतरे में है, इसीलिए वो सब कुछ बंद करके बुसान चला गया। लेकिन चंग ने हार नहीं मानी। उसने वॉर के सिचुएशन को समस्या के बदले एक नए मौके के रूप में देखा। उसने सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज किया और उससे कैसे प्रॉफिट कमाया जा सके उस पर सोचना शुरू कर दिया। चंग ने देखा कि यूएसए ने साउथ कोरिया की मदद के लिए अपनी आर्मी भेजना शुरू कर दी है और हर दिन उनका प्रेजेंस बढ़ता जा रहा था और अब यूएस आर्मी पहले से ज्यादा हो चुकी थी। इसका मतलब था कि उन्हें टेंट, बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स की जरूरत 100% पड़ने वाली है। उसने अमेरिकन ऑफिशियल से कांटेक्ट बनाए और उनके साथ डील फाइनलाइज की। क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर था,
पैसे की कमी उनके पास बिल्कुल नहीं थी। अगले कुछ महीनों में ही चंग को बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स मिलने लगे। वो आर्मी के लिए नए बेसिस, क्वार्टर्स और रोड्स बनाने लगे। फाइनली वॉर खत्म हुई और अमेरिका अपने सोल्जर्स के साथ वापस चला गया, लेकिन एक चीज यहाँ छोड़ गया, चंग के साथ बनी हुई एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इसी वजह से साउथ कोरिया के साथ भी चंग के अच्छे रिलेशंस बन गए। वॉर में जो रोड्स, ब्रिजेस को नुकसान हुआ था उसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी भी चंग को ही मिली। ह्यूंडई कंपनी अब इतनी तरक्की कर चुकी थी कि डैम्स जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी इसी कंपनी ने बनाए। इनफैक्ट साउथ कोरिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे ह्यूंडई ने कंस्ट्रक्ट किया। अच्छे रिलेशंस होने की वजह से अमेरिका से भी फर्स्ट प्रायोरिटी चंग को ही दी जाती थी। अब चंग फिर से अपने असली जुनून की तरफ लौटना चाहता था, लेकिन इस बार सिर्फ रिपेयरिंग नहीं, उसने खुद की कार बनाने का फैसला लिया। 1967 में उसने ह्यूंडई मोटर कंपनी की शुरुआत की। जल्दी ह्यूंडई ने फोर्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। फोर्ड की कॉर्टिना कार उस टाइम पर काफी फेमस थी, तो ह्यूंडई ने डिसाइड किया कि फोर्ड की टेक्नोलॉजी का यूज करके कोरिया में भी ऐसी कार लाया जाए। ये एग्रीमेंट सक्सेसफुल रहा और ह्यूंडई ने काफी पैसे भी कमाए। तो उस वक्त कोरिया की कार मार्केट काफी छोटी थी, केवल 30,000 कार्स की मार्केट थी और उसमें ग्रोथ के चांसेस भी कम थे। इसीलिए ह्यूंडई ने इस कार को इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करना चाहा, लेकिन फोर्ड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। फोर्ड ने कहा कि ये एग्रीमेंट एक्सक्लूसिवली साउथ कोरियन मार्केट के लिए ही बनाया गया है और ह्यूंडई अपने कार्स को बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी। इसी वजह से दोनों की पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। ह्यूंडई अब फिर से एक नए पार्टनर की तलाश में था और फाइनली 1990s में मित्सुबिशी के साथ पार्टनरशिप कर लेता है और फिर ह्यूंडई ने अपनी पहली कार लॉन्च की, जिसका नाम ह्यूंडई पोनी रखा गया। इस कार की प्राइस काफी कम थी, इसीलिए देखते ही देखते ह्यूंडई पूरे साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, साउथ कोरिया की कार मार्केट काफी छोटी थी, इसीलिए ह्यूंडई ने उसे इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी कंट्रीज ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ह्यूंडई की कार्स अब बहुत सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहे थे, सिवाय यूएसए के। ह्यूंडई ने यूएसए में एक्सपोर्ट करना चाहा, लेकिन वहाँ के स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करने की वजह से यूएसए ने इस कार को रिजेक्ट कर दिया। चंग ने हार नहीं मानी और कार में फर्दर इंप्रूवमेंट्स करने के बाद उसे यूएसए में भी लॉन्च कर दिया। इस कार की कीमत केवल $5,000 थी, जो कि दूसरे कार्स के मुकाबले आधे प्राइस में थी। इसी वजह से ह्यूंडई यूएसए में भी फेमस होने लगा। लेकिन जैसे टाटा नैनो का हाल इंडिया में हुआ था, वही हाल ह्यूंडई के साथ यूएसए में भी होने लगा। लोग ह्यूंडई की कार्स का मजाक बनाने लगे। अगर ह्यूंडई की कार्स में पेट्रोल डाल दे तो इसका प्राइस डबल हो जाएगा, ऐसे और बहुत से मजाक बनने लगे। चंग ने इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और अपनी कार्स में इंप्रूवमेंट्स लाते रहे और धीरे धीरे वही लोग जो हंस रहे थे अब ह्यूंडई की कीज अपने पॉकेट में लेकर घूमने लगे। ह्यूंडई ने देखते ही देखते दुनिया के लीडिंग कार कंपनीज में अपनी जगह बना ली। 2001 में चंग की डेथ हो गई, लेकिन उनकी लेगेसी को उनके बेटों ने अपनी जिम्मेदारी समझकर अपना ली। तो ये थी कहानी एक गांव के लड़के की जो दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बनाकर चला गया। अगर इंस्पायर हुए तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।